नमस्कार। जुबली टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम जुबली हेल्थ लाइव विद ओम दत्त के एपिसोड नंबर 77 में आप सभी का स्वागत है। हम सभी चाहते हैं कि आजीवन दांत सही सलामत दिखें और यहाँ तक कि दांत की सुंदरता कायम रखने के लिए हर तरह से हम जतन कर लेते हैं, फिर भी दांतों को हम आजीवन अपने हिसाब से सुंदर नहीं रख पाते हैं। जब बात आपके टूटे हुए दांत या कृत्रिम दांत लगवाने की बात आती है तो डेंटल इम्प्लांट्स एक महत्वपूर्ण समाधान हो सकता है। इसलिए आपको डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। आज इसी विषय पर विस्तार से आधुनिकतम तकनीक की पूरी जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है लखनऊ के प्रसिद्ध और युवा मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश श्रीवास्तव। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, सभी का स्वागत करता हूं। जुबली टीवी के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश के बारे में बता दूं, डॉक्टर अमर्त्य ने मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में एमडीएस की डिग्री ले रखी है और इस समय वह सरस्वती डेंटल कॉलेज लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। इनकी एक बड़ी विशेषता ये है कि ये दांतों और जबड़े की जटिल सर्जरी बड़ी ही कुशलता से करते हैं। डॉक्टर साहब, हम सवालों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि हम दांत की बात कर रहे हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जबड़े में दांत किस सहारे से मजबूत बने रहते हैं और कैसे कैसे किन कारणों से वो धीरे धीरे हिलने लग जाते हैं और अंत में गिर जाते हैं। तो क्या पूरी तरह से अगर दांत की सफाई नहीं होती है तो ये कारण है, या अगर साफ सफाई रखी जाए तो दांत हमेशा सही सलामत रहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है सर। मैं पहले बता देना चाहूंगा कि जैसे शरीर के में और भी जॉइंट हैं, जैसे हम इसको हिंज जॉइंट कहते हैं, इसको शोल्डर जॉइंट कहते हैं, वैसे ही दांत जिस तरह के जॉइंट से हमारे जबड़ों में रहता है उसको गम्फोसिस कहते हैं। उसमें मसूड़ों का भी रोल होता है और पेरियोडोंटल लिगामेंट्स हम कहते हैं। कई तरह के तंतु होते हैं जो उसको उस सॉकेट में जमा करके रखते हैं, अपनी जगह पे स्थिर करके रखते हैं। तो अब इसी में इसका जवाब छिपा है कि अगर हम दांत के सपोर्ट देने वाले मसूड़ों को और दांत को सपोर्ट देने वाले लिगामेंट्स को स्वस्थ रखें तो आजीवन हमारे दांत हमारी सेवा देते रहेंगे, हमारी सेवा करते रहेंगे। इसके लिए हाइजीन का एक बहुत बड़ा रोल है, ताकि हार्ड टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू यानी दांत का जो सफेद भाग हमको दिखता है वो और जो मसूड़े हमें दिखते हैं, अगर ये दोनों स्वस्थ हैं तो कोई निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि आजीवन हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे और पूरी सेवा देते रहेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से ये दिक्कत होती है और दांतों में समस्या आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए एक दो दर्शकों ने अपने सवाल पहले ही भेज दिए थे। जैसे एक मिस्टर सनी हैं, वो कहते हैं कि मुख में आखिर यानी मुंह में दांत जो होते हैं, जब उनका कहना ये है कि हम किसी तरह का अगर कोई पेस्ट है या जो आजकल आते हैं दुनिया भर के माउथ वॉश वो मुंह में डाल लेते हैं तो फिर जरूरत क्या है, हमारे दांत तो साफ हो जाते हैं। और दूसरा ही सवाल इनके साथ ही जुड़ा हुआ है कि क्या अगर मुंह की बीमारी होती है तो ये जब बच्चा गर्भ में होता है क्या तभी से शुरू हो जाती है या फिर बाद में इतने के बावजूद होती है? जी, से ही अगर रख रखाव और ध्यान नहीं रखा गया तो बच्चों को मुख की बीमारियां और यहाँ तक कि कटे फटे तालू भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर गर्भवती स्त्री बहुत ज्यादा धुएं वाले इलाके में रहती है, ठीक है, पैसिव स्मोकिंग का भी समय है, आज का समय है, हाइपॉक्सिया की वजह से अगर एस्पिरिन का सेवन कर लिया गया हो
या मेट्रोजिल का सेवन करना पड़ गया हो, जो कि नहीं करना चाहिए, टेरेटोजेनिक इफेक्ट पैदा करता है। तो अगर विटामिन डी की भी अधिकता हो जाती है तो भी समस्या होती है और प्री मैच्योर क्लोजर होने लगता है सूचर्स का। रेडिएशन की वजह से भी दिक्कत होती है, रूबेला वायरस के संक्रमण की भी वजह से समस्या होती है। तो गर्भावस्था से ही हमें रख रखाव और ध्यान देना बहुत आवश्यक है, और जब तक डिलीवरी हुई, डिलीवरी के कुछ महीनों बाद तक भी इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर दांत गिर जाते हैं जी या किसी कारण से किनारे के दांत निकल भी जाते हैं जी तो जबड़े और कान पर क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि एक कॉमन आदमी ये सोचता है कि जब कहीं दांत में दर्द होता है तो अक्सर उसको ये लगता है कि दांत की वजह से हो रहा है, दांत में होता है तो वो कान को लगता है देखने। तो जरा ये बताइए कि क्या कनेक्शन है, और क्या अगर दांत पूरी तौर पे गिर जाए तो यहाँ किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है? इसमें दो सवाल हैं। पहला सवाल ये, जो बहुत लोगों को भ्रम है कि दांतों की कुछ नसें आंख से जुड़ी हुई हैं या दांतों की कुछ नसें कनपटी या कान से जुड़ी हुई हैं, तो ये एक निरा भ्रम है। मैं बताना चाहूंगा, हाँ, इसमें जो सच्चाई है वो ये है कि कनपटी के एरिया में एक जॉइंट होता है, जबड़ा उससे इस यहाँ जुड़ा होता है, जिसको कहते हैं टीएमजे। तो टीएमजे अगर मुंह में दांत नहीं है और ये हाइट, जिसको वर्टिकल हाइट कहते हैं, धीरे धीरे कम हो गई है, तो इस जॉइंट में दिक्कत आने लगती है, जिसमें कहते हैं कि टीएमजे गड़बड़ हो रहा है, जिसकी वजह से दर्द होने ये लगता है। टीएमजे क्या है? टीएमजे का पूरा नाम है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, यानी जबड़ा हमारे इस स्कल में जिस जगह जुड़ा हुआ है वही टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है, जो भी एक कॉम्प्लेक्स तरह का जॉइंट है। अपने आप में ऐसा कोई जॉइंट नहीं है, जिसको गिग्लिमो आर्थराइडल जॉइंट कहते हैं, जिसमें हड्डियों के बीच में एक डिस्क भी होती है जो उसके बीच में स्लिप करती रहती है ताकि घर्षण ना हो, और हाइलुरोनिक एसिड भी होता है। तो किसी वजह से अगर हड्डियां घिस गई हो यहाँ की, या उस डिस्क में दिक्कत आ गई हो, तो भी यहाँ पर दर्द होने लगता है, जबकि मुंह में दांत ही नहीं होते। तो लोगों को ये होता है भ्रम कि दांतों की निकलने की वजह से हुआ है, नहीं, जबकि ये हाइट कम होने की वजह से ऐसा हुआ है, और अगर उसको एक स्टेंट बना करके दिया जाए तो ये ठीक भी हो सकता है। दूसरा कारण, एक होती है बीमारी एमपीडीएस। एमपीडीएस में क्या होता है कि कहीं टच किया, इस रीजन में दर्द होने लगा कनपटी में। तो एमपीडीएस को भी समझना होगा, जो न्यूरो से जुड़ा हुआ है, जिसका कुछ संबंध इस रीजन से है, ये फेस का ही रीजन है, उसे भी समझना होगा। कहीं भी आंख की रोशनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कान और सुनने में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आता है, दांतों से ऐसा कोई संबंध नहीं। उनका एक सवाल आपने वो नहीं बताया कि जब जी माउथ माउथ वॉश वॉश, होती है। जी जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि हाँ। शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत ऐसे होती है कि बायोफिल्म बनती है हमारे दांतों के ऊपर, एक पतली झिल्ली बनती है जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब मिलकर के बनाते हैं, और अगर वो कुछ समय तक बनी रही तो फिर वो लेयर होने लगती है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी बनने लगती है, और धीरे धीरे वो हार्ड होने लगता है, मिनरलाइज्ड होने लगता है, जिसको हम बाद में कहते हैं कि कैलकुलस जम गया है। जो सफेद मोटा आप देख सकते हैं कुछ लोगों के मुंह में मसूड़ों से सटा हुआ, उसको हम कहते हैं कि कैलकुलस डिपोजिशन हो गया। अगर कैलकुलस बन गया है तो ये बात निश्चित है कि मसूड़ों की पकड़ दांतों पर से छूटेगी, और पेरियोडोंटल लिगामेंट भी दांतों को छोड़ेंगे। इसलिए शुरुआती दौर में ही जब बायोफिल्म बनती ही है, तो हमें माउथ वॉश से, गुनगुने पानी के कुल्ले से और सही तकनीक से अगर हम ब्रश करते हैं तो बिल्कुल बचा जा सकता है। बहुत सारे माउथ वॉश हैं, कई प्रकार के हैं, जिनमें से बेटाडीन भी है, क्लोरेक्सीडीन भी है, और नया एक सॉल्ट अभी विकसित हुआ है ऑक्टिनिडीन, जो एबॉट ने बनाया है, जो विशेष रूप से फंगस और प्रोटोजोआ पे कार्य करता है। हमारे मुंह में पहले से ही प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस सब कुछ होते हैं। जब इनमें असंतुलन होता है तभी बीमारी पैदा होती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, हम जरा सा मॉडर्न तकनीक पर आते हैं। जी अक्सर जब हम आप लोगों के पास जाते हैं दांत की समस्या को लेकर के, तो आप कहते हैं भाई ये दांत खराब हो गया है, इसमें हम रूट कैनाल करेंगे जी और फिर कैप लगा देंगे। तो ये रूट कैनाल होता क्या है, आखिर आप उसमें करते क्या है? जी और फिर कैप लगा देते हैं, तो क्या कैप लगाने के बाद फिर इस तरह का दांत हमेशा के लिए ठीक हो जाता है और चलता रहता है, कभी नहीं गिरेगा? देखिए, पहली बात कि हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते कब है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का ही शॉर्ट फॉर्म है आरसीटी। जब कभी भी, जिसे आप सामान्य भाषा में दांत का कीड़ा लगना हम लोग डेंटल केरीज कहते हैं, जब कभी भी वो बढ़ते बढ़ते दांत के पल्प चैम्बर को इन्वॉल्व कर लेता है, यानी जहां पे नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई है दांत की, उसको इन्वॉल्व कर लेता है, यानी इनेमल खत्म हो गई, डेंटिल खत्म हो गया और उसके बाद ब्लड सप्लाई तक पहुंच गया, तो वो इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और दर्द तेजी से होने लगता है अनुभव। तब हम उस स्थिति में करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, हम इसमें दांत को सुन्न करके अंदर की नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई हटा देते हैं। जो नेक्रोज्ड टिश्यू है उसको पतली पतली फाइलों से साफ करते हैं, और जो खाली जगह बच गई है उसमें हम एक आर्टिफिशियल मटेरियल होता है गट्टा पर्चा, जो आर्टिफिशियल नसों का काम करता है, उसे कुछ मेडिकेटेड पेस्ट के साथ वहां रख देते हैं। यानी दांत अपनी जगह मैकेनिकली पड़ा हुआ है, हाँ, उसमें संवेदना समाप्त हो गई है, यानी कि उसमें दर्द भी नहीं होगा, उसमें ठंडा गर्म भी नहीं लगेगा, लेकिन दांत बचा लिया गया और अपनी जगह मैकेनिकली वो है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि जब उसकी वेस्कुलरिटी चली गई, ब्लड सप्लाई, तो अब वो थोड़ा भंगुर होने लगता है, थोड़ा थोड़ा भंगुर होने लगता है। इसी बात को बचाने के लिए उसके ऊपर हमें कैप लगानी पड़ती है, ताकि वो मैकेनिकली बचा रहे और आजीवन साथ दे। कैप अगर लगी हुई है ठीक है, और आसपास के सराउंडिंग टिश्यू भी हाइजीन मेंटेन करके रखी गई है, तो वो आजीवन चलते हैं। अगर हाइजीन और रख रखाव रखा गया तो वो आजीवन चलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, जब आप रूट कैनाल करते हैं जी, तो उसके अंदर डालते क्या है? पहली बार जब हम रूट कैनाल करते हैं तो उसमें हम नेक्रोज्ड पोर्शन हटाते हैं और मेडिकेटेड आयोडोफॉर्म की ड्रेसिंग डालते हैं, जो एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। और आखिरी बार जब हम आर्टिफिशियल नसों से भरते हैं तो वो एक मटेरियल होता है गट्टा पर्चा, वो भरते हैं, जो आजीवन पड़ा रहता है, वो नॉन रिएक्टिव है और कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आते हैं जी जिस चीज की हमने शुरुआत की कि दांत कैसे सुंदर रहें। कुछ लोगों के जी दांत होते हैं, या तो उनके दांत निकल जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, जी या फिर गिरने लगते हैं, बहुत सारी जी प्रॉब्लम्स आती हैं बिल्कुल और बिल्कुल। अंत में वो मायूस हो जाते हम्म हैं। ऐसे में हम्म डेंटल इम्प्लांट, हम्म जो मॉडर्न तकनीक इसकी है, जी बहुत इसकी चर्चा सुनी जाती है, तो जी ये जी बताइए कि ये कब किया जाता है, हम्म किस किस उम्र में कराना ये उचित होता है? जी और इससे जुड़ा एक सवाल और, कि जी अगर किसी को शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी है जी या दोनों ही है, हम्म तो क्या इम्प्लांट वाला काम आप कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि डेंटल इम्प्लांट की आवश्यकता कब पड़ती है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि मैंने 6 इम्प्लांट लगवाए हैं, मैंने मुंह में 12 इम्प्लांट लगवाए हैं, या सबसे पीछे की तरफ इम्प्लांट लगवाए हैं। उसका कारण क्या है कि जो बेसिक तकनीक है जिसमें हम दो दांतों को ब्रिज बना करके बीच में एक आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं, ये तो बहुत समय से परंपरा चली आ रही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पीछे की तरफ कोई दांत सहारा लेने के लिए बचे ही नहीं ब्रिज बनाने के लिए, तो ऐसे में, या हड्डी बहुत कम है, ठीक है, तो ऐसे में हम इम्प्लांट का सहारा लेते हैं। इम्प्लांट कुछ नहीं है, एक स्क्रू है जिस पे टाइटेनियम की कोटिंग होती है, छोटा स्क्रू है जिसको हम सुन करके हड्डी में प्लेस करते हैं, और उसको ऑस्टियो इंटीग्रेट होने के लिए, यानी 3 महीने के लिए हड्डी के साथ अच्छे से पकड़ बनाए रखने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो पकड़ बना लेता है तो हम उसके ऊपर एबटमेंट लगा करके एक दांत लगा देते हैं। ये आधुनिकतम तकनीक है और इसके भी कई प्रकार हैं। अगर व्यक्ति
डायबिटिक है, तो ऐसे में हम लोग हमेशा कंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट को ही प्रीफर करते हैं लगाने के लिए, ताकि इम्प्लांट लंबे समय तक चलता रहे, उसमें कोई समस्या ना आए। पहली चीज, जो लोग ऑटो इम्यून डिजीजेस से ग्रसित है, जिन लोगों को बोन का मिनरलाइजेशन बहुत कम है, यानी हड्डी D3 D4 बहुत ही पतली है और मिनरल भी बहुत कम है, विटामिन डी भी बहुत कम है, ऐसे लोगों में हम इम्प्लांट नहीं कर सकते। इसलिए जहां बोन अच्छी हो, कंट्रोल डायबिटीज हो, कोई और सिस्टमिक एलिमेंट ना हो, हम ऐसे में बिल्कुल इम्प्लांट कर सकते हैं जो आजीवन चल सकता है। हाँ, चूंकि ये ग्राफ्ट है, कोई भी ग्राफ्ट बॉडी कभी भी रिजेक्ट कर सकती है, इसलिए 5% ऐसी संभावना रहती है कि ग्राफ्ट की तरह इम्प्लांट में भी इन्फ्लेमेशन हो जाए और वो रिजेक्ट कर दे बॉडी। अच्छा डॉक्टर साहब, इम्प्लांट की मजबूती और टिकाऊपन किस बात पर निर्भर होता है? जैसे अभी आपने तो बताया, इसके अलावा इन फ्यूचर आदमी क्या ध्यान रखेगा? और एक सवाल और कि असली दांतों की तुलना में ये इम्प्लांट कितने मजबूत होते हैं? ठीक, तो मैं पहला सवाल लूंगा कि असली पहले इम्प्लांट की सफलता के लिए और उसका लंबे समय तक बरकरार बना रहने के लिए किन बातों की जरूरत है। पहला, कि बोन की डेंसिटी अच्छी हो, यानी कि मिनरलाइजेशन हो, विटामिन डी की कमी ना हो, बोन आपकी डेंस हो। D3 D4 एक कैटेगरी बनाई गई है कि D1 D2 बोन अच्छी होती है, और जैसे जैसे उसका घनत्व कम होता जाता है वैसे वैसे वो इम्प्लांट के लिहाज से कमजोर होती जाती है। तो पहली बात ये कि स्वस्थ हड्डी हो, स्वस्थ हड्डी हो, ये हो गया। दूसरा, लगने के बाद अगर मुंह के हाइजीन का, मुंह के रख रखाव का और सफाई का पालन नहीं किया गया, तो भले वो ब्रिज हो जो हमने दांतों पर लगाया था या इम्प्लांट के ऊपर लगी हुई कैप हो, वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाती। वहां पर भोजन जमने लगता है और वहां पे संक्रमण होने लगता है, और जहां संक्रमण होता है वहां पर कोई भी दांत या कोई भी इम्प्लांट लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो हाइजीन, अगर हम पैमाने की बात करें तो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश से सुबह और शाम 2 बार ब्रश करना, और हफ्ते में 2 बार भी अगर आप 15 ml माउथ वॉश लेकर के रात में सोते समय 30 सेकंड के लिए आप माउथ वॉश कर लेते हैं, तो आपका हाइजीन अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगा। लेकिन फिर मैं बता देना चाहूंगा कि माउथ वॉश एक मेडिकेटेड दवा है, लंबे समय तक माउथ वॉश भी नहीं करना चाहिए, स्टेनिंग होती है और उसके बहुत से और कारण हैं। हाँ, आप गुनगुने पानी का कुल्ला लंबे समय तक बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछा था सर, दूसरा क्या प्रश्न था? दूसरा प्रश्न हमारा ये था कि असली दांतों की तुलना में ये कितने मजबूत होते हैं? बिल्कुल, असली दांतों की तुलना में अगर इम्प्लांट की मजबूती की बात की जाए तो ये एकदम असली दांतों के समकक्ष होते हैं, एकदम आसपास ही इनकी स्ट्रेंथ होती है। और बल्कि हम बात करें तो ये टाइटेनियम के और मेटल के होते हैं, असली दांतों से ज्यादा ही मजबूत होते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि सबकी हड्डी उस लायक नहीं है जो उस मजबूत इम्प्लांट को लंबे समय तक अपनी जगह होल्ड करके रख सके, इसलिए इस बात को ध्यान देते हुए और इंडियन कॉन्टिनेंट के लोगों की बात करें जिनमें की बोन डेंसिटी कम पाई जा रही है, तो हम उन्हें अखरोट, गन्ना, चना या ऐसी चीजें खाने के लिए हम कुछ परहेज की बात करते हैं कि कम खाएं थोड़ा सॉफ्ट करके या कम खाएं। बाकी बिल्कुल खाने पीने में इस्तेमाल किया जा सकता है, रोटी चावल दाल सब कुछ खाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ एक बात आपने चूंकि हाइजीन की बात छेड़ दी। अक्सर ये कहा जाता है कि मुंह जो है वो शरीर का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि खाना हम यहीं से खाते हैं। और आपने जो बात बता दी कि भाई इससे कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है, तो जरा डिटेल में बताइए कि अगर मुंह हमारा थोड़ा गंदा हो गया तो शरीर के किन हिस्सों पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ेगा, जरा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि एक पुरानी कहावत है कि
मुंह हमारे शरीर का आईना है। हमारा चेहरा और हमारा मुंह जैसा है वो हमें बता देता है कि हमारा शरीर कैसा है। मैं पॉइंट वाइज शुरू करता हूं कि मुंह और मुंह के स्वास्थ्य का महत्व क्या है। पहला, ये हमारा पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। जो लार है उसमें सलाइवरी एमाइलेज, लिंगुअल लाइपेज, सोडियम थायोसाइनेट आयन और बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो हमें संक्रमण से भी बचाते हैं और पाचन भी शुरू करते हैं। वहीं अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है आपको तो वो मुंह से देखा जा सकता है। अगर आप HIV पॉजिटिव हैं तो आपके सलाइवा से चेक किया जा सकता है। अगर जियोग्राफिक टंग है आपके जबान पे तो वो भी बहुत कुछ बताती है। अगर लीवर की डिजीजेज हैं, हिपेटिक एलिमेंट है, तो हेलिटोसिस होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, यानी मुंह से एक अलग ही प्रकार की अमोनिया जैसी दुर्गंध आती है। तो मुंह का बहुत बड़ा महत्व है जिसको बहुत ही समय से निग्लेक्ट किया गया है और आज भी किया जा रहा है। हाँ जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, डेंटल इम्प्लांट की बात हम कर रहे थे, यानी इसको अगर शुद्ध हिंदी कही जाए तो दंत प्रत्यारोपण, जैसे और अंगों का प्रत्यारोपण होता है। तो इसका ट्रीटमेंट तो आपने बताया कैसे करते हैं, लेकिन इसका पूरा जरा एक प्रोसीजर बताइए और बताइए कि इसके साइड इफेक्ट भी क्या हो सकते हैं, और जरा इसके बारे में दर्शकों को बताइए। सबसे पहले जो जिस भी मरीज में डेंटल इम्प्लांट होना है हम उसका पूरा चेकअप करते हैं, जिसमें खून की जांचें होती हैं। खून की जांचों में हम ये भी देखते हैं कि उसका ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल है कि नहीं, INR नॉर्मल है कि नहीं। ये भी देखते हैं कि हड्डी की डेंसिटी कितनी है, बोन डेंसिटी कैसी है, हड्डी क्या इस लायक है कि इम्प्लांट उसको ले सकते हैं। और फिर हम एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं CBCT टेस्ट, ये देखने के लिए कि जिस हड्डी में हम इम्प्लांट डाल रहे हैं उसमें नर्व कितनी दूर है, क्योंकि हड्डियों में नर्व होती हैं, यहाँ पे इंफीरियर एल्वियोलर नर्व होती है और ऊपर भी नर्व होती है। तो नर्व से उसकी दूरी बरकरार रहनी चाहिए, नहीं तो इम्प्लांट डालने के बाद एक लंबे समय तक कॉन्टिन्यूअस पेन हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत बड़ी असुविधा हो सकती है और बाद में इम्प्लांट निकालना भी पड़ सकता है। इसलिए पूर्व नियोजित तरीके से पूरी स्ट्रेटजी बना करके, पेशेंट का कंसेंट लेकर के और उसकी सहमति से हम इम्प्लांट डालते हैं, और इम्प्लांट डालने के बाद 3 महीने तक पूरी तरह रुक जाते हैं। कई तरह के इम्प्लांट हैं जिन मरीजों में हड्डी कम पड़ गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे के जबड़ों के पिछली भाग में हड्डी की कमी हो गई, तो उसके लिए कुछ अलग तरह के इम्प्लांट विकसित किए गए हैं जिनको हम कहते हैं टेरिगॉइड इम्प्लांट। टेरिगॉइड बोन होती है उसमें पड़ता है। ये जो हमारी चीक बोन है इसका भी सहारा लेकर के इम्प्लांट डाला जा सकता है, जिसको हम कहते हैं जाइगोमेटिक इम्प्लांट या जाइगोमा इम्प्लांट भी कहते हैं। तो जहां भी हड्डी बची हुई है और वो स्वस्थ हड्डी है उसका सहारा लेकर के हम इम्प्लांट डाल सकते हैं, और इम्प्लांट पर हम पूरी बत्तीसी भी बिठा सकते हैं या एक एक इम्प्लांट पर एक एक दांत भी लगा सकते हैं। ये निर्भर करता है कि मरीज की स्थिति कैसी। डॉक्टर साहब, पैदाइशी मसूड़े न बने हों या फिर बहुत बूढ़े हो जाते हैं जब लोग, तो उनके मसूड़े बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, उनके लिए डेंटल इम्प्लांट कराना क्या संभव है? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि मसूड़ों के स्वास्थ्य के साथ साथ इम्प्लांट के लिए हड्डी का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि मसूड़े बहुत पतले हों और नीचे की हड्डी स्वस्थ हो सकता है कि मसूड़े बहुत मोटे हों और नीचे की हड्डी स्वस्थ ना हो। हर हाल में हमें हड्डियों का स्वास्थ्य देखना है कि क्या उसकी डेंसिटी बरकरार है जिसमें हम इम्प्लांट कर सकते हैं। और हाँ, जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं बचा है उनके लिए तो इम्प्लांट किसी वरदान से कम नहीं है। ऑल ऑन 6 और ऑल ऑन 4 दो तकनीकें हैं जो आज के समय में चल रही हैं, जो सफल हैं। हम क्या करते थे कि पहले बत्तीसी लगाते थे और बत्तीसी कुछ कुछ कारणों से ढीली हो जाती थी और मरीज उन्हें निकाल के रख देता था, उसका काम नहीं चल पाता था।
अब हम क्या करते हैं कि आप इन्हें स्क्रू समझिए, 6 या 4 स्क्रू ऊपर और 6 या 4 स्क्रू निचले जबड़े में प्लेस करके उनके सहारे हम बत्तीसी को फिट कर देते हैं, और वो बत्तीसी बिल्कुल ढीली नहीं होती है और एकदम प्राकृतिक दांतों की तरह मरीज स्वस्थ होकर खाता है। और जब वो स्वस्थ होकर खाता है तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, क्योंकि जो मरीज खा नहीं पाते हैं उनका न्यूट्रिशन उतना बढ़िया नहीं होता। सलाइवा भी इसमें एक रोल करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी के दांत घिस गए हैं जी काफी हद तक, बिल्कुल, तब डेंटल इम्प्लांट्स के लिए क्या उस दांत को आप निकाल देते हैं या फिर उसी के सहारे आप जो है इम्प्लांट की प्रक्रिया कर लेते हैं? दांतों का घिसना कई वजहों से हो सकता है। रात में सोते समय स्ट्रेस की वजह से भी कुछ लोग दांत भींचते हैं और उनको खुद नहीं पता होता। उनके माता पिता या अन्य साथी बता सकते हैं कि ये दांत, चूंकि आवाज आती है इसलिए, ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, ये एक बीमारी है। तो अगर मैकेनिकल फोर्स की वजह से, जिसको हम एट्रीजन कहते हैं, दांत घिस गए एक दूसरे पे किटकिटाने की वजह से, तो हम देखते हैं कि अगर ज्यादा पल्प चैम्बर तक वो घिसते हुए नहीं पहुंचे हैं तो उनकी आरसीटी करके उनको बचाया जा सकता है। और अगर वो बचाने लायक नहीं है, केवल जड़ें बची हैं, तो जड़ों को निकाल करके हम इमीडिएट इम्प्लांट कर सकते हैं। इसमें एक शब्द आता है इमीडिएट इम्प्लांट। अगर वहां पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, बोन ठीक है, तो हम जिस समय दांतों को निकालते हैं वहां जो जगह बनी रहती है उसी जगह का इस्तेमाल करके उसी समय हम वहां पर इम्प्लांट डाल देते हैं, जिसमें ये 2 स्टेज की प्रक्रिया करने की बजाय सिंगल स्टेज की प्रक्रिया करनी होती है। जिस समय दांत निकला उसी समय दांत लगा दिया गया, लेकिन वहां पर कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और स्ट्रेटेजी एकदम पक्की होनी चाहिए, हड्डी स्वस्थ होनी चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं। करने के कितने तरीके होते हैं और डेंटल इम्प्लांट कैसे काम करते हैं? ठीक, चूंकि आपने सुना होगा कि टाइटेनियम ऐसी धातु है जिसकी प्लेट्स भी पड़ती हैं। जब कभी भी जबड़ा टूटता है तो हम लोग टाइटेनियम प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं उसको जोड़ने के लिए हड्डियों में स्क्रू के साथ। ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा, यहाँ तक कि हाथ और पैरों में जो पड़ते हैं वो भी टाइटेनियम के होते हैं। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम एक बायोकम्पेटिबल मेटल है, एक ऐसी धातु है जो बोन के साथ उसका बहुत बढ़िया सामंजस्य है ऑस्टियो इंटीग्रेशन के लिए। इसीलिए हम जो इम्प्लांट इस्तेमाल करते हैं वो टाइटेनियम के होते हैं, उनकी कोटिंग होती है। तो अब कितने समय बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं? 3 महीने का समय दिया गया है। ये समय कम या ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हर मरीज में घाव भरने की गति अलग अलग होती है। कुछ लोगों का घाव 2 हफ्ते में भर जाता है, ठीक उसी तरह कुछ लोगों का डायबिटिक पेशेंट मान लीजिए है तो उनको 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, या बढ़ती हुई उम्र के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हम 3 महीने का एक एवरेज मान के चलते हैं, उससे 15 दिन ज्यादा या 10 दिन कम भी हो सकता है। तब तक के लिए हमको छोड़ना पड़ेगा कि वो हड्डी के साथ अच्छे से पकड़ बनाए, और उसके बाद ही हम उसके ऊपर का काम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए जब आप डेंटल इम्प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो निश्चित सर्जरी ही हुई छोटी मोटी, तो जी बिल्कुल। ऐसे में जी, सर्जरी के बाद कितने समय तक पेन बना रहता है और क्या ये जो आप सर्जरी करते हैं ये पेनफुल होता है? पहली बात तो इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि हम लोग लोकल एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं, जिसको सुन्न करने वाली दवा के नाम से जाना जाता है। इंजेक्शन लगने के 10 मिनट के भीतर भीतर ही वो भाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और मरीज को कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, सर्जरी में ये प्रक्रिया उतनी ही सामान्य है जितनी कि दांत निकालना, उतना ही आसान है। हम ड्रिल करते हैं और उसमें एक्सरे करके देखते हुए, कहीं कहीं तो नेविगेशन गाइडेड भी होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, हम ड्रिल करके इम्प्लांट लगाते हैं। और इम्प्लांट लगाने के बाद
टांकों से ऊपर के भाग को सूचर कर देते हैं। अब टांके लगने के बाद और 40 मिनट के एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया के असर के बाद पेशेंट को थोड़ा दर्द होता है, जो दर्द निवारक दवाओं से 2 दिन के भीतर भीतर चला जाता है। टांके 7 से 10 दिन के भीतर कटते हैं और व्यक्ति अपनी सामान्य दिनचर्या अपना सकता है, दूसरे या तीसरे दिन से ही अपना सकता है। इसमें कहीं कोई भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं, डे प्रोसीजर है, आइए कराइए और चले जाइए। अच्छा साहब, ये जो डेंटल इम्प्लांटमेंट्स है, इसके फायदे क्या हैं? इम्प्लांट्स के नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं शरीर पर? जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, इम्प्लांट के भी कोई भी चीज जो ग्राफ्ट की तरह शरीर के में बाहर से प्रत्यारोपित की गई है, उसको शरीर ग्राफ्ट की तरह लेता है, यानी एक कृत्रिम मटेरियल, आर्टिफिशियल मटेरियल की तरह लेता है, और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको कभी भी रिजेक्ट कर सकती है। ये बात एकदम सत्य है। तो कुछ मरीजों में 4-5%, 6% या 8% मरीजों में ऐसा होता है कि इम्प्लांट को बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि इम्प्लांटाइटिस होता है। जैसे हर जगह का इन्फ्लेमेशन है, जब इम्प्लांट के आसपास इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको इम्प्लांटाइटिस कहते हैं। इम्प्लांटाइटिस होता है, वहां पर दिखाई देता है कि वहां की हड्डी जो है थोड़ी कम होने लगी है, इम्प्लांट हिलने लगा है, और कुछ समय बाद वो इम्प्लांट निकल जाता है, जिसको कहते हैं कि इम्प्लांट फेल हो गया। तो कुछ मरीजों में ऐसा देखा जाता है, और खास तौर पे अगर बिना योजना के किसी ने अनकंट्रोल डायबिटीज वाले मरीज में ऐसा किया, तो ऐसे में सबसे ज्यादा दिखता है ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही खुद के शरीर की सेल्स को नहीं समझ पाती। तो ऐसे में इम्प्लांट का फेल होना भी बहुत सामान्य सी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जरा आते हैं इस पर कि इसकी लागत कितनी होती है, और ये जो आप सर्जरी करते हैं ये लगभग कितने दिन में एकदम ठीक हो जाता है और सब कुछ खाने पीने आदमी लग जाता है? तो इन 2 चीजों पर बताइए। चूंकि इम्प्लांट की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, यानी कोई भी मेटल पार्ट बन रहा है जो शरीर में जाना है, तो बहुत सारे मसलों पे सोचना होता है कि उसका डिजाइन कैसा हो, बायोकम्पेटिबल कैसा हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हो, डेंसिटी कितनी हो, ऑस्टियो इंटीग्रेशन कैसा हो। इसलिए अलग अलग कंपनी, कुछ इम्प्लांट कोरियन है, कुछ नॉन कोरियन है, ठीक है। तो इसलिए उनके दाम में भी अंतर है। कुछ एक्टिव इम्प्लांट्स हैं, ठीक है, कुछ बेसल इम्प्लांट्स हैं। बेसल इम्प्लांट्स पहले चलते थे जो अब बहुत कम इस्तेमाल में आने लगे हैं, लेकिन बेसल इम्प्लांट्स भी चलते थे। तो इनकी कोटिंग के हिसाब से और स्ट्रेंथ के हिसाब से और ऑस्टियो इंटीग्रेशन के हिसाब से अगर हम बात करें कि शुरुआती 1 यूनिट के इम्प्लांट की, जो डेंटल इम्प्लांट जो परंपरागत रूप से हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपका 7,500 रुपए से शुरू हो जाता है और लगभग 25,000 रुपए तक एक अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट 1 यूनिट का मिलता है। और सर्जिकल फीस हमारी 2,500 से 3,000 ही होती है। अगर उसमें ग्राफ्ट डालना पड़ गया और हड्डी कम दिखी, तो फिर पर ml के हिसाब से, पर सीसी के हिसाब से बनी बनाई हड्डी भी आती है जो उसमें डालनी पड़ती है, तो वो एक अतिरिक्त खर्चा है। लेकिन आप मान के चलें कि एक शुरुआती दौर का इम्प्लांट 7,500 रुपए, एक दांत का इम्प्लांट, यही इसकी कॉस्टिंग आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम डेंटल इम्प्लांट की जब बात कर रहे हैं, क्या इसका कोई और विकल्प भी है क्या? चूंकि ब्रिज का विकल्प डेंटल इम्प्लांट है, यानी कि जहां पे हम ब्रिज नहीं बना सकते थे, यानी पीछे एक सहारा हमें चाहिए था, वहां पर हमने एक स्क्रू डाला, एक इम्प्लांट डाला। तो इम्प्लांट चूंकि खुद ही ब्रिज का विकल्प है, एफपीडी का विकल्प है अगर तकनीकी भाषा में कहें तो इम्प्लांट का कोई विकल्प अभी नहीं है। हाँ, अगर आप कॉस्ट इफेक्टिविटी की बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं कि बहुत सारे
हमारी ग्रामीण जनता भी है जो अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो उनके लिए ये कर सकते हैं कि हम लगाने निकालने वाला आरपीडी बना सकते हैं, जो कि पहले भी उपलब्ध था और आज भी उपलब्ध है, कि हम लगाने निकालने वाले दांत रख सकते हैं, लेकिन उन्हें रात में निकाल करके पानी में रखना होता है और सुबह फिर साफ करके लगा लेना होता है, लेकिन वो फिक्स नहीं होते, वो लगाने और निकालने वाले दांत होते हैं। बत्तीसी भी वैसी होती है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार से अनुरोध है कि चूंकि इम्प्लांट महंगे हैं, मरीज चाहता है कि रीइंबर्समेंट हो जैसी और स्वास्थ्य योजनाओं में होता है, जबकि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। मेरी आपके इस मंच से गुजारिश है कि रीइंबर्समेंट की योजना बने। जी, बहुत सही बात आपने कही और निश्चित रूप से आपकी ये बात जी सरकार तक पहुंचेगी और सामान्य मरीजों को फायदा भी होगा। डॉक्टर साहब, डेंटल इम्प्लांट जैसा आपने बताया कि एक दांत में लगता है या ब्रिज का काम करता है, तो क्या ये सेट होता है क्या? देखिए, क्या केवल अलग अलग है? मैं समझाता हूँ। अगर कोई मरीज पूरी तरह से एक भी दांत उसके मुंह में नहीं है, कोई ऐसा मरीज आया पूरी तरह उसके मुंह में दांत नहीं है, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, लेकिन हड्डी ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 4 या 6 इम्प्लांट ऊपरी जबड़े में और 4 या 6 इम्प्लांट निचली जबड़े में डालते हैं, और उसको हम एक प्रोस्थेसिस होती है एक, जिससे एक दूसरे को जोड़ देते हैं ताकि उसकी मजबूती बढ़ जाए। और जब उसको एक 4 या 6 इम्प्लांट जो ऊपर है उनको एक सिरे से जोड़ दिया गया, फिर उस पर हम बत्तीसी लगाए, तो वो बत्तीसी बहुत ही मजबूत होती है। हाँ, ये नहीं कि ऊपरी जबड़ों में हमें 12 इम्प्लांट डालने हैं, नीचे भी 12 डालने हैं, तब हम कुछ कर सकते नहीं, ऐसा नहीं है। 4 या 6 नीचे और 4 या 6 ऊपर भी कर सकते हैं, बशर्ते कि हड्डी मजबूत हो। तो सिंगल यूनिट इम्प्लांट भी होता है, इम्प्लांट को आपस में जोड़ करके भी प्रोस्थेसिस बनाई जाती है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपने सुना होगा, एक बॉल होती है और उसमें एक सॉकेट जुड़ जाता है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से भी इम्प्लांट डाल करके, बॉल उसमें निकली हुई है और हमने जो बत्तीसी बनाई उसमें सॉकेट बना हुआ है, तो उस सॉकेट को भी हम उसमें फिक्स कर सकते हैं, और बत्तीसी जो है उन सभी इम्प्लांट की सहायता से वो निकल भी सकती है और वो फिक्स भी रह सकती है। ये एक तीसरा विकल्प मिल गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए, जब ये इम्प्लांट आप लगा देते हैं बत्तीसी की जगह पर, जी तो जैसे एक जनरल आदमी क्या महसूस करता है उसको? क्या पहले की तरह वो हर चीज खा सकता है, या आप कहेंगे नहीं भाई भुना हुआ चना मत खाइए कड़ा होता है, या कुछ और मत खाइए? तो और एक चीज और, जब ये आपने लगा दिया, दंत का प्रत्यारोपण आपने कर दिया, तो क्या फिर वैसे ही ब्रश करना जरूरी है? बिल्कुल, चूंकि इम्प्लांट आपके हड्डी के अंदर है, इम्प्लांट का मुख्य भाग आपकी हड्डी के अंदर है, उसके ऊपरी भाग पर लगे हुए दांत हैं, और जो दांत लगा हुआ है उसके किनारे किनारे आपके मसूड़े हैं। तो अगर मसूड़ों को स्वस्थ रखना है और ऊपरी के दांत वाले जो ऊपरी भाग है जो इम्प्लांट का जिस पर दांत लगा हुआ है, उनके बीच बीच में अगर खाना फंसेगा, डिपॉजिट होगा और उसकी सफाई नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे की तरफ बढ़ेगा और आपके इम्प्लांट के लंबे जीवन को प्रभावित करेगा। इसलिए हमेशा अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करते हुए सर्कुलर मोशन में, गलती करते हैं लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन में तेजी से ज्यादा प्रेशर लगा करके ब्रश करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। उससे दांत बहुत तेजी से घिसते हैं और फिर बाद में आरसीटी की भी नौबत आ सकती है। इसलिए हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन से आप 2 बार अगर ब्रश कर लेते हैं और कुल्ला करते हैं, अगर कोई छिपछिपी चीज खाते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि और आपको हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। रही बात कि आप चना खाने की बात अगर करते हैं, हाँ। सब चीजें खाने की बात करते हैं, तो अगर आपके इम्प्लांट लंबी लेंथ के हैं, आपकी हड्डी मजबूत है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा इसमें परामर्श की आवश्यकता होती है। हर मरीज अलग है, सभी की हड्डी की स्थिति अलग है, संरचना अलग है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और। जी आजकल फ्लासर यानी जो हम्म स्पिक से पानी आता है,
पहले जी केवल आप लोगों के पास होता था, लेकिन जी अब घर घर में वो आ गया है। तो बिल्कुल। क्या फ्लासर हर दिन यूज करना, प्रयोग करना ठीक है, या गैप करके करना चाहिए, या इसके करने से मसूड़ों पर कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। जब कभी भी दांतों के बीच में गैप हो जाता है, दो दांतों के बीच अमूमन कोई गैप नहीं होता, वो एक दूसरे से एकदम टाइट कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन कई कारणों से जब कभी दांतों के बीच में गैप हो जाए, तो उस गैप में बोलस फंसने लगता है, जो कुछ खाया कुछ भाग उसमें बीच में रह गया, और वो अगर काफी समय तक रहा तो फिर वहां संक्रमण की संभावना होती, इन्फेक्शन होता है, और वो हार्बोराइजेशन ऑफ बैक्टीरिया होता है। तो उससे बचने के लिए हम पहले माउथ वॉश करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हैं जो माउथ वॉश से भी नहीं निकल पाते, थोड़ा बहुत भाग बच जाता है। उनको हटाने के लिए फ्लॉसिंग का प्रयोग किया जाता है, अगर दांतों के बीच में जगह है तो। और अगर मैनुअल फ्लॉसिंग कर रहे हैं, खुद हाथ से आप कर रहे हैं, तो कभी-कभी जो आपके मसूड़े हैं वो घायल हो जाते हैं, और कभी-कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है, और बार-बार इम्पिंच करने से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि अब ऑटोमेटिक फ्लॉसर्स आ गए हैं। ऑटोमेटिक फ्लॉसर्स क्या करते हैं? उनमें एक बहुत पतली सी टिप होती है सिरिंज की, और बैटरी ऑपरेटेड है। उस टिप को आप दांतों के बीच में रखिए, ऑन करिए, वो तेजी से एयर और वाटर वहां पे करेंगे, और आपको मैनुअल फ्लॉसिंग नहीं करनी पड़ेगी, वहां की सफाई भी हो जाएगी। बहुत सारी कंपनीज हैं, वॉलडेंट ने भी अच्छे फ्लॉसर्स बनाए हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात कर ली है जी, सुंदरता पर, सुंदरता, क्योंकि बिल्कुल। जब दांत, अक्सर देखा जाता है खास तौर पर जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, तो हुँ, दांत या तो निकल जाते हैं हुँ, या उसके टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो बड़ा उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में हुँ, ये जो इम्प्लांट की आप बात कर रहे हैं, अगर इसका प्रयोग वहां किया जाए उन दांतों के लिए, हुँ। तो उनकी सुंदरता एज इट इज हो जाएगी जैसा वो चाहते हैं। क्या ये संभव है? नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे हम्म, पहले तो ये बात कि आखिर दाँत सुंदरता से अलग क्यों हो रहे हैं? यानी वो टेढ़े-मेढ़े क्यों हो रहे हैं, एक-दूसरे पे चढ़े हुए क्यों हो रहे हैं, या जो वा ये आर्च है, ये अपनी नॉर्मल पोज़ीशन में क्यों नहीं? तो बहुत सारी आनुवांशिक बीमारियों में भी ऐसा होता है, जो जनरेशन टू जनरेशन फॉलो होता है। आपने देखा होगा कि पिता या माता के दाँत ऐसे थे और 3 पीढ़ी से वैसे ही हो रहे हैं। तो ये एक आनुवांशिक कारण भी हो सकता है। दूसरा, बचपन में थंब सकिंग की आदत, कुछ बच्चों को अंगूठा चूसने की आदत होती है, मुँह से साँस लेने की आदत होती है। इन एडवर्स हैबिट की वजह से भी जो सामान्य इस डेंटोफेशियल स्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो बदल जाता है, और दाँत दाँतों के लिए जितना स्पेस होना चाहिए मिल नहीं पाता, इसलिए या तो उनके बीच ज़्यादा स्पेस हो जाता है, या वो एक-दूसरे पे चढ़ने लगते हैं क्योंकि जगह कम है। ऐसे में सबसे अच्छा इलाज होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जो तारों की सहायता से भी होता है, और अब तो इन्विसालाइन जैसी तकनीक है कि वो एक डिवाइस है, आप लगा सकते हैं अगर तार आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो। उनकी सहायता से लगभग 12 से 15 महीने के बीच धीरे-धीरे दाँत अपनी जगह आ जाते हैं, और जब प्राकृतिक दाँत अपनी जगह आ जाएँ तो उनको निकाल करके इम्प्लांट करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। डॉक्टर साहब एक सवाल, एक मिस्टर मुन्ना लाल हैं, उन्होंने जी, भेजा है, पहले ही हमारे पास भेज दिया था। जी, उनका कहना था कि हमारे दांत में, उनकी एज है करीब 64 के आसपास, उन्होंने ये बताया कि हमारे दांत में जो कहा जाता है कि बुद्धि का दांत निकलता है, हाँ, दाढ़ में दांत निकलता है, बिल्कुल, तो इस एज में उनको एक दांत निकला, और ओके, वो दांत जो है उनके मसूड़े के अंदर हो गया है। बिल्कुल, तो जब वो कुछ करते हैं उनको लगता है बहुत, ब्रश करेंगे तो भी लगेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये ऐसा क्यों हो जाता है? बिल्कुल। जहाँ तक अकल दाढ़ की बात है, इसके निकलने की अमूमन उम्र जो होती है, जो सामान्य उम्र होती है, वो 19 से 24 के बीच होती है। लेकिन
बहुत सारे वजहों से वो निकल नहीं पाता है, या मसूड़े में हड्डी के अंदर ही एम्बेडेड होता है, हड्डी के अंदर ही धंसा रहता है। अगर उसके ऊपर का मसूड़ा ऊपरी दांत से कट नहीं रहा है तो आजीवन वो एसिम्प्टोमेटिक पड़ा रह सकता है। लेकिन अगर वो सिम्प्टोमेटिक होता है तो सबसे सही इलाज है कि अगर साल भर में 2 एपिसोड से ज्यादा पेरिकोरोनाइटिस होता है, यानी कि अकल दाढ़ दिक्कत दे रहा है, तो अकल दाढ़ को निकलवा लेना चाहिए। और उसका एक कारण ये है कि हमारे खाने और चबाने में 32 दांतों का उपयोग नहीं होता है, 28 दांतों का ही उपयोग होता है। इसीलिए जो 32 भी बनती है वो 28 दांतों की बनती है। पहले जब निएंडरथल मानव और इरेक्टस था उस समय जबड़े बड़े हुआ करते थे, हमारा खान पान दूसरा था, 32 दांतों का पूरा इस्तेमाल होता था। लेकिन धीरे धीरे जबड़े छोटे होते गए, प्रोसेस्ड फूड हम खाते गए और हमें अधिक दांतों की आवश्यकता नहीं रही, बड़े दांतों की भी आवश्यकता नहीं रही। तो अब वो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर हैं, लेकिन इसमें अभी हजारों वर्षों लगेंगे। तो अब डॉक्टर वो साहब, अब हमको कार्यक्रम समाप्त करना होगा, लेकिन इससे पहले चलते चलते ये बताइए कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह के ब्रश को, हालांकि कई बार आपने जिक्र किया, लेकिन जो ओल्ड एज के लोग हो जाते हैं स्पेशली उनके लिए क्या, कुछ लोग ये करते हैं उंगली से मंजन करते हैं, जो पहले के लाल दंत मंजन और कपूर और ये सब। तो एक तो इसके बारे में बताइए, दूसरा ये बताइए क्या किसी तरह के विटामिन भी लेने चाहिए या फलों का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए जिससे दांत मसूड़े स्वस्थ रहें? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि दांतों के और मसूड़ों के स्वस्थ रखने के लिए, इन दोनों के लिए, मसूड़ों के लिए हमें विटामिन सी चाहिए। विटामिन सी हम जिस रूप में ले सकें, वो नींबू हो सकता है, कीनू, संतरा, आंवला, मौसमी, जिस रूप में चाहे हम ले सकते हैं। जो लोग फल ना पसंद करते हैं तो वो विटामिन सी के टैबलेट भी ले सकते हैं। लेकिन पहले हमें रोग से लड़ने के लिए भी और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए भी विटामिन सी की जरूरत है, इसलिए उसे डेली इंटेक में जोड़ना जरूरी है। दूसरी चीज, जब हम फाइबर वाले फल और सब्जियां खाते हैं तो उससे एक और फायदा होता है कि बीच बीच में जो खाना पहले से फंसा हुआ है वो रिप्लेस होता है, निकलता है। ठीक है, तो रेशेदार फल और सब्जियां खानी चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी गुल मंजन या पाउडर वाले मंजन को नहीं करना चाहिए। उसमें दांत को घिसने और कुछ में तो गुल में तो नशीले पदार्थ भी होते हैं, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हल्के हाथों से हफ्ते में 2 बार मसूड़ों की मालिश करनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कि कोई क्रीम हो या कुछ साथ में हो। हाँ, आप मुंह में गुनगुना पानी लीजिए और हल्के हाथों से मसाज कीजिए। साल में 1 बार अपने डेंटिस्ट से जरूर मिलिए। क्यों? क्योंकि जो जमावट थी अगर वो सख्त हो चुकी है तो वो ब्रश से या फ्लॉस से नहीं निकलेगी, वो अल्ट्रासोनिक मशीन से, स्केलिंग से ही निकलेगी। तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अब हम कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दर्शकों, एक बार फिर हम आपको स्मरण दिलाना चाहेंगे कि जुबली टीवी के यूट्यूब चैनल पर हेल्थ इश्यूज को लेकर हर सप्ताह अनवरत प्रसारित होने वाला जुबली हेल्थ लाइव विद ओम दत्त एक ऐसा अकेला कार्यक्रम है जो शरीर में होने वाले हर रोग पर विस्तृत रूप से आपको जानकारी देता है। और अब तक 77 एपिसोड हम प्रसारित कर चुके हैं। आप किसी भी रोग पर किसी तरह की जानकारी चाहेंगे तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर जुबली टीवी को अवश्य देखें, आपको पूरी तौर पे उसका लाभ मिलेगा। आगे भी हम इस कार्यक्रम को अनवरत जारी रखेंगे। अगर आप हमारे डॉक्टर से किसी भी तरह की सलाह या ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमें मोबाइल नंबर 7985068165 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें आपको बताते हुए ये खुशी होगी कि हमारे डॉक्टर्स सही समय पर आपको इसका इलाज, जो सलाह, वो आपको पहुंचाएंगे। कार्यक्रम कैसा लगता है, इसमें और क्या संशोधन किया जा सकता है और क्या
अच्छाई इसके अंदर जोड़ी जाए। जो आपको लगता हो अगर, तो हमें सुझाव जरूर दें कमेंट बॉक्स में जा करके। हम अगले कार्यक्रम में उस सुझाव को जरूर अमल में लाएंगे। कृपया जुबली टीवी को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस भी करना न भूलें। डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश, आपने अपना बहुमूल्य समय देकर दर्शकों को इतनी आधुनिक ये जो तकनीक की जानकारी दी, हम समझते हैं उनके लिए बड़ा ही लाभदायक होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका अगले रविवार तक के लिए ओम दत्त को दीजिए अनुमति। नमस्कार।